स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन होता है एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक तरीका किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को लिखना ही उसकी क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर जिंक मेटल का फॉर्मूला जो होता है, सिंबल होता है, वो होता है Zn। और आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा H2SO4। अब हमने उसको रिएक्ट कराया तो वो उसने क्या बनाया? जिंक सल्फेट बना दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस H2। तो जो रिएक्टेंट है आपके वो एक साइड लिख दिए, प्रोडक्ट आपके एक साइड लिख दिए। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं और फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, ये इस तरह को जो लिखने का तरीका होता है वो आपका क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब जो जिंक और आपके H2SO4 हैं वो आपके क्या है? रिएक्टेंट है। और जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे जाते हैं और उनके बीच में एक प्लस साइन होता है। ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट्स बने हैं वो आपके राइट हैंड साइड लिखे गए हैं और उनके बीच में भी एक प्लस साइन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। अब जो एरो का साइन है, अब हम आप देख रहे हैं ना, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमने क्या लगा रखा है? एक एरो लिखा रखा है। तो एरो क्या है? वो आपका किस साइड से किस साइड जा रहा है? जो एरो साइन है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड से लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड की तरफ लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा हुआ है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में लिखा है। और एरो क्या इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड से कंबाइन होकर नया जो सब्सटेंस हमें मिल रहा है वो राइट हैंड साइड में लिखा गया है। ठीक है, और एरो का रिप्रेजेंटेशन ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो हमारी रिएक्शन जो है वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को हम शॉर्टेंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो बेटा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस से आप क्या समझते हो? बैलेंस का मतलब क्या होता है? बराबर। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होगा? जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। ठीक है, जो बराबर नहीं हो उसको हम अनबैलेंस बोलेंगे जनरल वे में। तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस होने का और अनबैलेंस होने का क्या मतलब है? देखो, बैलेंसिंग में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट के और नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट के अगर दोनों साइड बराबर हो जाते हैं तो उस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। अब हम बताते हैं कैसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स हैं जो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सेम है या नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पर हमने ZnH2SO4 ले रखा है और साथ में ZnSO4 प्लस H2 ले रखा है। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ जिंक एटम की, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का 1 एटम है और राइट हैंड साइड भी जिंक का आपके 1 ही एटम है। अब आप हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन में H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ H2 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ पर भी कितने हो गए? 2।
अब धीरे अब हम क्या करेंगे, एस सल्फर के एटम्स को देखेंगे। एस सिंबल रिप्रेजेंट सल्फर, नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर ऑन राइट साइड इज 1, सिमिलरली ऑन लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है। अब ऑक्सीजन के देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4 रिएक्टेंट साइड में, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट की साइड में भी क्या हो जाएंगे आपके 4। तो यहाँ पर देखो आपके सारे सेम सेम बन गए, 1 1 2 2 1 1 4 4। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी डिफरेंट एलिमेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट की साइड हो, इक्वल हो जाए, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अनबैलेंस्ड के अंदर क्या होगा, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे या वन या मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दिस पॉइंट विल रिटन एज H2 plus O2 give rise to H2O। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो गए, 2, किस साइड, रिएक्टेंट की साइड। अब प्रोडक्ट की साइड देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या है प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन के बेटा 2 है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के वो भी कितने हैं, 2 हैं। लेकिन अब क्या है, H2 जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या है बेटा, सिंगल एटम है। तो इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो गए, वो अनइक्वल हो गए। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो इक्वल हो गए, बट ऑक्सीजन एटम क्या हो गए, नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, अनइक्वल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस होने के लिए रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस बिकॉज इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ रिएक्शन। बेटा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, रिएक्टेंट्स का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, वो हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तभी तो मास बराबर होएगा। अगर नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होंगे तो मास आपका बराबर नहीं होगा। तो उसके लिए बेटा आपके कुछ रूल्स होते हैं इक्वेशन को बैलेंस के लिए। ठीक है, we should never change the formula of an element or a compound to balance the equation। अब आप कोई भी इक्वेशन को अगर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो ना तो आप उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते, ना उसके फॉर्मूले को चेंज कर सकते। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या आपका, हम सिर्फ सिंबल को या फॉर्मूले को किसी फिगर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से बैलेंस हो रहा है तो 3 से या 4 से, जो भी आप, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपकी इक्वेशन क्या हो रही है, पूरी बैलेंस हो रही है। It will be good to note here that here the element which exist as diatomic molecule are oxygen, hydrogen, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हमको ये नोटिस करना है कि इसके अंदर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पेयर में मिलते हैं, जैसे O2, H2, N2, F2 हैं, ये सब क्या है 2 2 मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, all other element are usually considered monoatomic in equation writing and represented by their symbol। और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली आपके मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनो मीन्स सिंगल एटम वाले। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेशन में भी वो सिंगल फॉर्म में ही दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो जो प्रोसेस होती है
making the number of different type of atom equal on both the side of equation are called balancing of equation. तो सिंपल वे क्या है बैलेंस करने का इक्वेशन को, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जस्ट अ सिंपल मेथड, उसमें आपको क्या करना है, अपने हिसाब से एक बार 1 लिख के देखिए, 2 लिख कर देखिए, 3 लिख कर देखिए कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करके देखिए, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, और चेक करिए कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड के एटम्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इक्वेशन अब हमने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाता है, H2O बनाती है। तो इसमें हाइड्रोजन के एटम को लिखिए एक साइड रिएक्टेंट वाले, और प्रोडक्ट को लिख के देखिए। हाइड्रोजन के एटम अगर हम देखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, तो प्रोडक्ट में भी वो 2 ही हैं। ऑक्सीजन के एटम देखेंगे तो ऑक्सीजन के 2 तो हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल ऑन बोथ साइड बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर अनइक्वल। तो अनइक्वल किसके एटम है यहाँ पर, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं ऑक्सीजन के साथ जो आपके प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, आपके हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में 2 हो गए, प्रोडक्ट में 4 हो गए, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 2 हो गए और प्रोडक्ट के 2 हो गए। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो आपकी सेम बन गई, 2 लेफ्ट हैंड साइड में है और 2 ही राइट हैंड साइड में, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं अब वो अनइक्वल बन गए। तो अब उनको इक्वल बनाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट की साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। जब आप रिएक्टेंट की साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। तो अब अगर हम इसके नंबर ऑफ एटम्स को बोथ साइड्स में चेक करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स हैं जो प्रोडक्ट की साइड हैं वो भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के एटम थे वो बैलेंस करके हमने 2 किया था, तो प्रोडक्ट में भी अब वो 2 है। तो आपकी जो ये इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। तो केमिकल इक्वेशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and oxygen on the both side, so this is a balanced equation। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते थे, इक्वेशन को बैलेंस करके हमने दिखाया। अब इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए अब हम सीखते हैं कैसे बना सकते हैं। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव बाय 3 वेज। 3 तरीके से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे, कि अगर हम उसकी फिजिकल चेंज या स्टेट के को मेंशन कर दे, किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर। और सेकंड पॉइंट क्या है, बाय इंडिकेट द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। हीट का जो चेंज हो रहा है रिएक्शन के अंदर उसको भी इंडिकेट कर दे। थर्ड क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, और साथ में उसकी कंडीशन भी मेंशन कर दे कि वो किस कंडीशन के अंदर रिएक्शन को ओकर किया गया है, रूम टेम्परेचर पे या हायर टेम्परेचर पे या जो भी हो। तो अब हम क्या देखते हैं, टू इंडिकेट द फिजिकल चेंज और स्टेट ऑफ केमिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अब क्या है, फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट से आप क्या समझते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन में हम लिखते हैं कोई सी स्टेट सॉलिड है या लिक्विड है या एक्वस है या गैस है। अब सॉलिड को हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, स्मॉल एस से, ठीक है, और लिक्विड को इंडिकेट कैसे करेंगे, एल लेटर से।
एक्वस स्टेट को या सोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए क्यू, और गैशियस स्टेट के लिए हम स्मॉल जी को यूज करते हैं। तो फिजिकल स्टेट क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर शोन बाय पुटिंग द अबव स्टेट सिंबल जस्ट आफ्टर देयर सिंबल और फॉर्मूला इन एन इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बना रहा है, टू फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो जो जिंक जिंक क्या होता है आपका, जिंक एक तरह का बेटा मेटल होता है, और वो मेटल भी किस फॉर्म में आपको पाया जाता है, वो एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए हम जिंक को कैसे लिखेंगे, Zn ब्रैकेट में S, here S रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द मेटल। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि S क्या है, यहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेट है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूट एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, पानी मिला देते हैं तो उसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन को या एक्वा सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, H2SO4 के साथ ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, AQ, ठीक है। जिंक सल्फेट को हम ऑल्सो इंडिकेट करते हैं एक्वा सॉल्यूशन पे, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ZnSO4 ब्रैकेट में AQ। अब हमें पता है इन रिएक्शन को करते हुए तो क्या होती है, आपकी गैस लिबरेट होती है, और उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अब यहाँ पर स्टेट कैसी होगी बेटा, गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर हमने सिंबल से जी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, Zn सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 एक्वस में है, ZnSO4 एक्वस में है, और H2B क्या है आपका, गैसियस स्टेट में है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या होगी, वो मोर इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इसने आपको फिजिकल स्टेट भी बता दी कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में आपने लिया था और वो बाद में कैसे क्या बन गया, ठीक है। अब सम केसेस में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रेसिपिटेट होते हैं बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इट इज इंडिकेटेड एज बाय द सिंबल पीपीटी। कल मैंने आपको प्रेसिपिटेशन पढ़ाया था और उसमें बताया था कि प्रेसिपिटेट एक तरह के रेजिड्यू होते हैं जो बच जाते हैं आपके रिएक्शन को कैरी करने के बाद, और उनको हम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या लिखते हैं, पीपीटी। तो जैसे अब आप एक रिएक्शन देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बना, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया अलोंग विद वाटर। तो CaOH होल ट्वाइस, ये आपकी किस स्टेट में बेटा, एक्वस में। कार्बन डाइऑक्साइड आपका किस स्टेट में है, गैसियस में। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में, और जो H2 है वो आपका लिक्विड स्टेट में है। तो इसमें जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बनते हैं बेटा, पीपीटी बनते हैं व्हाइट कलर के। तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, पीपीटी डॉट, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया।